प्रशासन, पुलिस प्रशासन। क्या? ओके सर, संतोष का फोन था। उसने गांव वालों को सुभाष मौर्य के सरकटी लाश हाईवे की तरफ ले जाते हुए देखा है। शायद वो लोग चक्का जाम करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। 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 रुक जाइए, प्रशासन, हाय हाय। रुक जाइए। जब तक सुभाष का कटा हुआ सर नहीं मिल जाता और उनके कातिलों का पता नहीं चल जाता, अब हाईवे को जाम कर रखेंगे। चलो बढ़ो आगे। लो अनिल भैया, मार लो भोले बाबा का प्रसाद। अनिल भैया, वो हमारी साइकिल तो आ जाएगी ना? वो बाबूजी पूछ रहे थे, आपके भरोसे उस सरकारी स्कीम में इतना पैसा लगाया है ना। अनिल भैया गजब हो गया। इतना हाफ क्यों रहे हो? वो सुखाराम की बैल पीछे पड़ गई है क्या? बैल नहीं, पूरा गांव पीछे पड़ा है। वो सरकारी स्कीम वाले लल्लन और बच्ची पांडे दिल्ली के ठगी निकले। वो सिलाई मशीन, ट्रैक्टर, वो सब झूठा था। सारे पैसे लेके भाग गए। अरे कब से देगा तू अनिल? पहले पूरे घर का पैसा डुबोया, अब पूरे गांव वालों को डुबो दिया। अरे खोपड़ी में दिमाग है, उसको चिल्ला मार के फूंक दिया तूने। हम अपने भाई के बेवकूफी के लिए आप सबसे माफी मांगते हैं। गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की है। इस काम के सभी लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, जिसकी वजह से पंचों ने पुलिस को नहीं बुलाया। पर तुम्हारे भाई की वजह से जिन लोगों के पैसे डूबे हैं वो तो लौटाने ही पड़ेंगे। तुम्हें 1 साल का वक्त दिया जाता है ताकि तुम पर अधिक दबाव ना पड़े। अगर 1 साल तक गांव वालों का पैसा चुकाते रहे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बात अपने लाडले देवर से पूछो। अरे मैं कहता हूँ ये झंझटों में पड़ने की क्या जरूरत थी? अरे तो हम क्या जिंदगी भर खेतों में आपकी तरह मजदूरी करते बैठे? भैया आपने तो कभी बड़ा सोचा ही नहीं। अगर दावा सही लग जाता ना तो जिंदगी संवर जाती हमारी। जिंदगी कोई बछड़ा नहीं है जो पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। किस्मत और जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भैया मेहनत करने से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, सपने नहीं। चुप रहो, तुम्हारे सपनों के चक्कर में और कितना झेलेंगे हम? अरे तुम मत झेलिए ना। अरे अनिल, क्यों डांटते रहते हैं हमेशा उसे? भाइयों के बीच की बात है, तुम चुप रहो। चलो बाद में बात करते हैं। अनिल। हाँ भैया। चले? हाँ चले। चला जा। दीदी, आप बड़ी किस्मत वाली हो। सुभाष भैया कितना ख्याल रखते हैं आपका। प्रकाश की याद आ रही है? फिक्र मत कर, शहर गया है बॉर्डर पर नहीं, कुछ ही घंटों में आ जाएगा। उनके लौट के आने से भी क्या होगा दीदी? वो पास होते तब भी यही लगता है कि कहीं और है वो। उदास क्यों होती है? देखिए सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने प्रकाश से बात की है। गोपाल की जय, कन्हैया लाल की।
तुम में से कोई चिल्लाया ना गोली मार दूंगा। चुप। इसको ले चलो। अगर कोई हिला तो गोली मार दूंगा। चुप। डाकू आ गए, डाकू आ गए, बचाओ! अरे जागो जागो, अरे डाकू आ गए, बाहर निकलो सब, अरे डाकू आ गए। अरे तू उन्हें अकेले कैसे छोड़कर आ गया? कौन थे वो लोग, कहाँ लेके गए इन्हें? भाभी हमें कुछ भी नहीं पता। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। उनके चेहरे पर कपड़ा था और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें भी है। ऐसा करते हैं, हम सभी मिलकर चलते हैं। आप सभी अपनी अपनी लाठियां लीजिए और मेरे साथ चलिए, और तुम तीनों चलो जगह दिखाने को। चलो चलो जल्दी चलो चलो। हे भगवान। सरपंच जी, ये वही जगह जहाँ पर हम पे हमला हुआ था, वही कई झाड़ियों के पीछे हमें बांध के रखा था। सभी लोग दूर दूर फैल जाइए और जल्दी से सुभाष को ढूंढिए, आसपास के सारे खेतों में, जल्दी। सुभाष! सुभाष भैया! सुभाष! सुभाष! क्या हुआ सरपंच जी? डाकू आए थे, अनिल, पीयूष और धर्मपाल को बुरी तरह से पीटा और शायद वो सुभाष को अपने साथ ले गए। वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्या? सुभाष! सुभाष भैया! सुभाष! सुभाष भैया! सुभाष! सुभाष भैया! सुभाष! 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 साहब, हमारा नाम धर्मपाल है, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा। टेम्पो, ट्रैक्टर ये सब भाड़े पर देते हैं हम। कल रात हिसाब का पैसा लेकर लौट रहे थे तो गमछा पहने 3 लोगों ने हम पर हमला कर दिया, हमें पीटा। एक के पास तो बंदूक भी थी साहब, हमसे हमारे पैसे भी छीन लिए और फिर हमें बांध कर वहीं इंतजार करने लग गए। और फिर बेचारा वहाँ सुभाष आ गया और फिर अनिल और पीयूष आ गए। साहब, हम और पीयूष वहाँ से खाट लेकर आ रहे थे, फिर अचानक हम पर लाठियों की बरसात होने लगी। हमें तो पता ही नहीं चल रहा था साहब कि क्या हो रहा है। उन लुटेरों के चेहरे नहीं देखे तुमने, पर उनकी बातें तो सुनी होगी। वो क्या बातें कर रहे थे आपस में? नहीं साहब, आपस में ऐसा कुछ तो बात नहीं कर रहे थे, बस बार बार हमको धमका रहे थे। फिर हम सबको बांध दिया साहब और सुभाष भैया को वहाँ से पीछे की ओर लेके चले गए। और साहब फिर थोड़ी देर बाद हमने हिम्मत की, अपने हाथ खोले और अपनी जान बचाने के लिए भागे साहब। इससे पहले तुम्हारे गांव में कोई ऐसी वारदात हुई है क्या? साहब, इससे पहले भी 1-2 लूटपाट की वारदातें हुई थी, मगर वो लोग ऐसे किसी को साथ में नहीं लेके गए। प्रकाश, तुम्हारे भाई सुभाष की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सुभाष भैया को हमने इतने सालों में किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा। शायद कोई ऐसा हो जो ये जानता हो कि रात को सुभाष खेतों को पानी देने जाने वाला है और उसने मौके का फायदा उठा लिया हो।
साहब आमतौर पर खेत में रात को पानी देने मैं जाता हूँ। कल मैंने भैया से कहा कि इस बार मंडी मैं जाऊँगा। हमें नहीं पता था कि भैया के साथ ये सब हो जाएगा। ये सब हमारे कारण हुआ। अनिल, पीयूष और धर्मपाल तीनों के बयान बिल्कुल एक जैसे हैं। लग तो यही रहा है कि मामला लूट का है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर ये मामला सिर्फ लूट का है तो फिर वो लोग सुभाष को अपने साथ क्यों ले गए? सर पूरा खेत और आसपास के जंगलों में शांत है। सर एक लाश मिली है, लेकिन क्या? लेकिन उसका सर गायब है। व्हाट? भैया श्रीवास्तव, सिर भी यहीं कहीं आसपास होगा, ढूंढो। रुक चाचा, अरे रोक कह रहा था। ले संभाल के पकड़ इसको। इस आदमी ने परेशान करके रख दिया यार। अरे चाचा यार, तू अपना इलाज क्यों नहीं करवाता? पानी पीता कम है, निकालता ज्यादा है। अब जल्दी कर, वो उल्टी खोपड़ी खोपड़ी गिरा देगा। हाँ चाचा, बैठो जल्दी यार, बैठो बैठे। हाँ चले। भाभी 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 भाभी, सुभाष भैया की लाश मिली है। भाभी भाभी क्या हो गया? हमने उस इलाके के आसपास का सारा जंगल दोबारा से छान मारा। 15 घंटे चली सर्चिंग के बाद भी सुभाष का सर हमें कहीं नहीं मिला। इस दौरान सुभाष के परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी हमारे खिलाफ हो गया। पोस्टमार्टम के लिए वो हमें सुभाष का धड़ सौंपने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें समझाने के सारे प्रयास विफल रहे और आखिर में बेकाबू हुए गांव वालों ने चक्का जाम करने का फैसला किया। इससे पहले कि कोई अनहोनी घटे, हमें स्थिति को नियंत्रण में लेना था। गांव वालों का खोया हुआ भरोसा वापस जीतना था। देखिए, हम लोग यहाँ आप लोगों की मदद के लिए ही आए हैं। आप लोग यही चाहते हैं ना कि सुभाष के कातिल पकड़े जाएं? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है सुभाष का पोस्टमार्टम होना। मेरे भाई का सर चाहिए मुझे। आपने तो हाथ खड़े कर दिए कि उसका सर नहीं मिला। अगर आप लोगों में से कोई हमारी बात को समझ रहा है तो प्लीज समझाइए इसे। देखो, जितनी देर होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में, उतनी ही देर होगी तुम्हारे भाई को इंसाफ मिलने में। पूरा जंगल दोबारा से स्कैन किया। अगर किसी जानवर ने खाया होता तो अब तक मिल जाता। पूरे चांसेस हैं कि लुटेरे सुभाष का सर अपने साथ ले गए होंगे। लेकिन क्यों? काम हो गया आपका। जैसी मांगी थी वैसी खोपड़ी लाए। कातिल सर का क्या करेंगे ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये लोग पहले से उस जगह पर घात लगाकर बैठे थे। सबसे पहले इन्होंने धर्मपाल को पकड़ा, उसे पीटा, लूटा और बांध दिया। और फिर वहां सुभाष आया, उसे भी पीटा और बांध दिया गया। और फिर यही सब सुभाष के छोटे भाई अनिल और उसके कजिन पीयूष के साथ हुआ। लेकिन इन चारों को बांधने और पीटने के बाद उन्होंने सिर्फ सुभाष को चुना। उसे घसीट कर ले गए, उसका सर काटा, सर अपने साथ ले गए। ये भी तो हो सकता है कि ये मर्डर करने के इरादे से ही आए हों, लूटे कवरअप हो। सर, अक्सर खेतों में पानी छोड़ने के लिए सुभाष का छोटा भाई प्रकाश जाता था, पर उस रात प्रकाश ने सुभाष किया। हो सकता है कि टारगेट प्रकाश रहा हो और सुभाष गलती से मारा गया। ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश ने जानबूझकर अपने भाई सुभाष को भेजा ताकि वो मारा जाए। सर, सबसे छोटा भाई अनिल कभी रातों को खेत में नहीं जाता था, लेकिन उस रात गया। एक काम करते हैं श्रीवास्तव, प्रकाश, अनिल, पीयूष और धर्मपाल, इन चारों को फिर से टटोलते हैं। शायद कुछ हाथ लग जाए। हो सकता है मामला घर का ही हो।
और पता करो सुभाष और उसके परिवार की गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। सुभाष बहुत ही अच्छा आदमी था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। आप गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं, सब यही बताएंगे आपको। जी साहब, सुभाष को इससे पहले कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा है। और अपने घर के लोगों से? सब वैसे तो तीनों भाइयों में बड़ी अच्छी बनती थी, पर छोटा भाई अनिल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। उसकी किसी फर्जी स्कीम के चक्कर में कुछ गांव वालों के पैसे भी अटके हुए थे और गांव वालों का इसके बारे में उसके साथ झगड़ा भी हुआ था और सुभाष ने सबके सामने उसको थप्पड़ भी मारा था। वो दिन क्यों चुना? कैसा सवाल है साहब? बहुत ही सीधा सा सवाल है प्रकाश। रोज खेतों को पानी देने तुम जाते थे और तुम्हारा भाई सुभाष मंडी, लेकिन उस दिन उल्टा हुआ और तुम्हारा भाई मारा गया। पर मुझे मालूम होता उस दिन वहां कुछ ऐसा होने वाला है, मैं खुद जाता, भैया को कभी नहीं जाने देता। सब सुभाष, प्रकाश और अनिल, जहाँ तक हम जानते हैं तीनों भाइयों में बहुत अच्छी बनती थी। सीधे साधे लोग हैं साहब। आप बार बार हमसे वही सवाल क्यों पूछ रहे? साहब, हमने हमारे भैया को खोया है और साहब हमें परेशान करने से अच्छा आप जाके भैया के कातिलों को ढूंढिए। हमें आपको जो कुछ भी बताना था ना, हम आपको सब बता चुके। ठीक से याद कर लो अनिल, क्या वाकई में तुमने हमें सब बता दिया? जी साहब, सब बता चुके। पूरी पंचायत के सामने तुम्हारे भैया सुभाष ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, ये बात तो तुमने हमें बताई नहीं, और ना ही अपनी उस फ्रॉड सरकारी स्कीम के बारे में हमें बताया। साहब, अनिल ने जानबूझ के फर्जी स्कीम सबको नहीं बेची थी साहब, और सब धोखा तो हमारे साथ भी तो हुआ ना साहब। लेकिन सुभाष ने इसके लिए अनिल को जिम्मेदार ठहराया था, उसकी बेइज्जती की थी सबके सामने, इसलिए अनिल ने और तुमने मिलकर सुभाष को ही कहीं। ये क्या बोल रहे साहब आप? ना मैं ऐसा कर सकता हूँ ना अनिल। तो क्या प्रकाश ऐसा कर सकता है? आप पागल हो गए? हमारे लिए और प्रकाश भैया के लिए सुभाष भैया पिता समान थे। सब कुछ भी बोले जा रहे हो आप। गुस्से की धार अक्सर रिश्तों की डोर काट देती है। जब सुभाष ने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा था, गुस्सा तो आया होगा तुम्हें। तीनों भाइयों का रिश्ता इतना कच्चा नहीं था साहब। लेकिन ये बात एकदम पक्की है कि किसी ने तगड़ी दुश्मनी निकाली तुम्हारे भाई से, वरना कोई उसका सर काट के क्यों ले जाता? अगर दुश्मन घर के भीतर का नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? हम नहीं जानते। पता नहीं साहब। तू बस मुन्ने की फिक्र कर, बाकी सब मेरे को छोड़ दे। दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रकाश कभी मंडी नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन गए। उस रात जब ये सब हुआ तो हमने उन्हें फोन भी किया था, उन्होंने फोन काट दिया और फिर बंद कर लिया। क्या ये सब इत्तेफाक है? प्रकाश, अनिल, पीयूष, धर्मपाल, सबके सब एक ही बात दोहरा रहे हैं। इनमें से कोई तो है जो कुछ छुपा रहा है। कुंडली निकालो सबकी। सर, जिस तरह से सर काटा गया उससे लगता है किसी पेशेवर का काम है। 3 लोग थे, किसी गैंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। शायद सुभाष के किसी दुश्मन ने सुपारी दी। पंजरिया गांव के आसपास के हिस्ट्री शीटर्स को खंगालो, खबरियों को लगा दो काम पर। और रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं? कल तक आ जाएंगे सर। गुड। मर्डर साहब, सुभाष के घर पे तो मातम सा छाया गया। उसके परिवार के हर मेंबर पे नजर रखे, लेकिन कोई हरकत नहीं दिखाई दी। सब लोग शोक में ही हैं। और पंजरिया में कोई नया बंदा दिखा जिसने शायद सुभाष की सुपारी ली हो? वो काम भी चल रहा है सर। सुपारी लेने वाले सभी गैंग में छानबीन कर, जैसे कुछ पता चलता मैं आपको बताता हूँ। भाभी, अगर उस दिन हम भैया की जगह मंडी नहीं गए होते, आज सुभाष भैया। हमने उस रात आपको फोन भी किया था, आपने फोन काट दिया और फिर बंद कर दिया। क्यों? हम भाभी से बात कर रहे हैं, अंदर जाओ। हमसे कुछ छुपा नहीं है। ज्यादा होशियार बन तुम। क्या बात करें तुमसे? जब से तुम इस घर में आई हो ना, पूरा सुकून छीन लिया है। अरे बाहर निकल यार, जब देखो बाथरूम में घुसा रहता है। ये मजा आ गया। मजा आ गया? ऐसा थोड़ी ना होता है। इतनी मेहनत की है, पैसे मिले नहीं है। अरे भतीजे, थोड़ा ठंड रख। तेरे चाचा ने डबल डील की है, एक कटे हुए सर के 2 इनाम मिलने वाले। देर सवेर तो होती रहती है। इधर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, बाकी वर्दी वाले कुत्ते सूंघ लेंगे हमें।
अरे भतीजे कहा ना थोड़ी ठंड रख, कुछ नहीं होगा। एक ऐसे ही चाचा भतीजे की जोड़ी देखी थी हमने, दिखने में ऐसा लगता था किसी पागल खाने से भाग कर आए हैं। भतीजे कितनी बार तुमको बोले हमारे रहते जेब में हाथ मत डाला करो। ए बजा बजा, अब बजा। कितना बोलो? 40। सब इतना नहीं है चाची, कितनी बार बोले हैं घर से निकलो तो छुट्टे रखा करो। अरे बड़े अजीब लोग थे, या यूं कहें कि पूरे के पूरे पागल थे। अच्छा मगलू, ये सुभाष मौर्य की फैमिली के बारे में कुछ मालूम है क्या? किसी से कोई दुश्मनी, कोई अनबन? कैसी दुश्मनी, बड़े ही मामूली लोग, खेती बाड़ी करने वाले। पर हाँ, जब हमें यह मालूम चला कि सुभाष मौर्य का सर गायब है, तब मेरे दिमाग की बत्ती चली। अच्छा, तो अपने इस दिमाग की बत्ती की रोशनी जरा हमारे केस पे भी डालना। क्या है कि मुझे ये मामला ना दुश्मनी का नहीं लगता, तो हमें लगता है कि ये जादू टोने का मामला है। ये 6 महीने पहले पास के गांव में बिल्कुल ऐसा मामला हुआ था, बस फर्क इतना है कि यहाँ हाथ गायब थे, यहाँ सर गायब है। सर, सुभाष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गला किसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया, वो भी एक ही बार में। बॉडी पे गए घाव है, लेकिन मौत गला कटने से हुई है। लेकिन ये सर काट कर ले जाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? सर, ये कोई घरेलू मामला नहीं लग रहा है। खबरी भोला से फोन पे बात हुई थी, वो भी आ ही रहा है। उसका कहना है कि पंजरिया से कुछ 25 किलोमीटर दूर सूरागंज गांव में कुछ इसी तरह की वारदातें घटी थी। कहना है कि कोई जादू टोने वाला मामला है। जादू टोना, यानी नरबली दी गई है। लेकिन उस वक्त वहां पर 4 लोग मौजूद थे, उनमें से सिर्फ सुभाष को ही टारगेट क्यों बनाया गया? सब एक काम की खबर लाया। बोल। वो अपना हिस्ट्री शीटर है ना, विराज बनारसी, पंजरिया में देखा गया। मिराज बनारसी? मिराज बनारसी लूट के काफी बड़े केसेस में इन्वॉल्व रहता है। तो 2000 रुपए की लूट के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? बाद में कोई वजन नहीं है। एक भारी खबर भी लाया साहब। बोलना। गांव में 2 नए कबूतर आए, चाचा भतीजे की जोड़ी। देखने में पागल टाइप के, सर हो सकता है कि उनका इस केस में कोई हाथ हो। चाचा भतीजे की जोड़ी, जिसने भी इस जोड़ी को देखा है उसकी मदद से इनके स्केचेस बनवा। और ये जादू टोने के बारे में क्या बोल रहा था? हाँ साहब, वो सूरागंज गांव है ना साहब, वहाँ पे भी ऐसे 2 केस सामने आए। 2 लाशें मिली, एक का सर गायब है और एक का हाथ। हमें इस जादू टोने वाले एंगल में और घुसना चाहिए, क्योंकि सर काटने के पीछे ही वजह हो सकती है। बोला, सुभाष की फैमिली को और खंगालो। अनिल, प्रकाश, धर्मपाल और पीयूष, इन सबके पुराने पापों की पड़ताल कर। चल निकल। सूरजगंज में जो लाशें मिली हैं, सर कटी हुई और हाथ कटी हुई, इनका पूरा चक्कर पता करो, लेकिन अपने खुफिया तरीके से। किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। समझ गया सर। नाम तो हमारा इंद्रजीत है, लेकिन जिंदगी से हारे हुए। राहु केतु किस्मत पे ऐसा डेरा डाल के बैठे हैं कि पूछो नहीं। बहुत उम्मीद लगा के तुम्हारे इस गांव में आए हैं भैया। सुना है कोई जादू टोने वाले बाबा रहते हैं यहाँ पे? बाबू सही जगह आए, आओ मेरे साथ। यहाँ एक बाबा सुल्तानपुरी रहते हैं जो रूहानी ताकतों को बस में करना जानते हैं। ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसका इलाज ना हो उनके पास में। बोलो तो मैं मीटिंग करा दूं, मगर तुमको मुझे 1000 रुपए देने होंगे। भैया जितना पैसा बोलोगे दे दूंगा, लेकिन मेरा काम जरा पेचीदा है। कर पाएंगे तुम्हारे बाबा? ऐसा कोई काम नहीं जो बाबा के लिए मुश्किल हो। इधर आओ। मुझे नरबली देनी है। नरबली? हाँ, उसी से मेरा बेड़ा पार होगा। कर पाएंगे तुम्हारे बाबा? हो तो जाएगा, मगर थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। अरे भैया जय हो सुल्तानपुरी बाबा के लिए, चलो मुझे वहां पे। चलो जल्दी चलो। तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। 2 लाख रुपए लेके आओ और अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाओ। 2 लाख? ठीक है बाबा, मैं अभी जुगाड़ करके लेकर आता हूं। हाँ श्रीवास्तव, सूरजगंज का बाबा सुल्तानपुरी नरबली करने के लिए तैयार हो गया सर। ले आओ इस बाबा को। अब इस पर जादू टोना हम करेंगे हमारे तरीके से। सर
एक और हम जादू टोना और नरबली के एंगल में आगे बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ बाबा सुल्तानपुरी का यूं भाग जाना हमारे शक को और पुख्ता कर रहा था। हम हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे जो इस केस का रास्ता खोल सकता था। हेलो साहब, एक नई बात पता चली है। ये सुभाष का भाई प्रकाश पहले धर्मपाल के वहाँ काम करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले धर्मपाल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। ये बात ना धर्मपाल ने बताई और ना ही प्रकाश ने। लगता है सुभाष की फैमिली काफी कुछ छुपा रही है हमसे। प्रकाश धर्मपाल के लिए काम करता था, ये बात दोनों ने छुपाई हमसे। सर, मैंने धर्मपाल के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। पिछले 1 महीने में उसकी एक नंबर से 2-3 बार लंबी बातें हुई हैं। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है और किसी फेक आईडी पे लिया गया। जाहिर है किसी गलत काम के लिए लिया गया होगा। धर्मपाल को भी बुलाओ, प्रकाश को भी बुलाओ। नहीं साहब, हम नहीं जानते इन्हें। यही पूछने बुलाया था क्या साहब आपने? नहीं, कुछ और भी पूछना था। सुभाष का छोटा भाई प्रकाश तुम्हारे यहाँ काम करता था, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? साहब, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वो काम में अच्छा नहीं था, हमने उसे निकाल दिया, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? साहब, आप भी कहाँ से कहाँ कनेक्शन ढूंढने में लगे हैं। अरे हाँ, कनेक्शन से याद आया, एक नंबर है, इस नंबर से पिछले महीने तुम्हें 3 बार कॉल आया था। ये नंबर किसी राजवीर चतुर्वेदी के फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है। कौन है बंदा? साहब, कैसे याद रहेगा, आप ही बताइए। रोज न जाने कितने फोन आते हैं ये टेम्पो ट्रैक्टर का किराया जानने के लिए। उन्हीं में से किसी से बात हुई होगी हमारी। बाकी इस वक्त ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। याद आ जाता तो अच्छा होता, क्योंकि अगर तुम्हें याद आने से पहले हमने पता लगा लिया ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। सर, हम इन फोटो के बारे में बता चुके हैं। हम इनमें से किसी को नहीं जानते। सर, हम धर्मपाल के यहाँ नौकरी करते थे, उसको सही नहीं लगा, उसने हमें निकाल दिया। प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है ये धर्मपाल मरवा सकता है तुम्हारे भाई को? तुम्हारे भाई की कोई दुश्मनी रही है धर्मपाल के साथ? सर, धर्मपाल उस दिन खुद मरते मरते बचा, आप उस पर भी शक कर रहे हैं? आपके सवाल हो गए तो जाऊं मैं सर? सच बोल रहा हूँ भाई, सुभाष ने प्रकाश की शादी उससे बिना पूछे तय कर दी थी। एक बार हमसे पूछ तो लेते, हमें नहीं करनी है शादी। अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है प्रकाश? हमारे बाबूजी ने हमसे पूछ के शादी की थी हमारी। अब देख, हमने जुबान दे दी तो हमारी जुबान की कोई कीमत नहीं है क्या? शादी तेरी सुमन से ही होगी, बस बोल दिए हम। हाँ, सच है कि हम सुमन से शादी नहीं करना चाहते, नाराज थे भैया से। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने भैया को मार दें। अगर हमें मारना ही होता ना, तो हम अपनी बीवी को नहीं मार देते। मतलब मारने के बारे में तुमने सोचा जरूर? हम तो ये सोच रहे हैं साहब, आपके गोल गोल घुमाने में दिलचस्पी है, हमारे भैया के कातिलों को ढूंढने में नहीं। हमें शादी के खिलाफ थे, लेकिन हम अपने भैया के फैसलों की इज्जत करते थे। सुमन के साथ शादी करके खुश हो तुम? जी नहीं, काट रहे हैं, बिना किसी शिकायत के काट रहे हैं। प्रकाश, तुम आग से खेल रहे हो, और देखना ये आग तुम्हारे साथ साथ हमारे पूरे घर को जला देगी। सुमन बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम उसका दिल दुखाओगे तो समझो तुमने हमारा और अपनी भाभी का दिल दुखाया है। बाकी तुम्हारी मर्जी। सर, बाबा सुल्तानपुरी के कॉल रिकॉर्ड्स में रेवापुर के ललित चौधरी का नंबर काफी बार फीचर हुआ है। जब मैंने रेवापुर थाने में इस बारे में बातचीत की तो पता चला कि वो गांव का मुखिया हुआ करता था, लेकिन झाड़ फूक और जादू टोने में धंसा होने के कारण लोगों ने उसका बहिष्कार किया और उसे हटा दिया। और सर, इस ललित चौधरी की केस हिस्ट्री भी काफ़ी काली रही है, और ये भी पता चला है कि कुछ दिन पहले बाबा सुल्तानपुरी ललित चौधरी से मिलने के लिए रेवापुर गांव गया था। ये मुखिया इस केस की मुख्य कड़ी बन सकता है। उठा लो इस ललित चौधरी को। सर, कौन सुभाष और ये कौन बाबा सुल्तानपुरी? पिछले महीने में कम से कम 11 बार बात हुई है तेरी बाबा सुल्तानपुरी से।
और गांव वालों ने बताया कि तू उससे मिलने भी गया था। अब जल्दी से बाबा का ठिकाना बता दे हमें, नहीं तो तुझे ठिकाने लगा दूंगा। अरे साहब, गांव वालों को तो पता नहीं किसी जन्म का बैर है मुझसे। झाड़ फूक के झूठे इल्जाम में मुझे मुखिया की कुर्सी से हटा दिया। अब ये इल्जाम, कसम से साहब मैं किसी बाबा को नहीं जानता। सिद्धार्थ, सर इसकी हेकड़ी तो निकाल। इस ललित चौधरी को काफी तोड़ा। अगर देखा जाए तो कड़ियां जुड़ तो रही हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। अगर हम ये मानकर चले कि इन चाचा भतीजे ने बाबा सुल्तानपुरी को इंसान की खोपड़ी सप्लाई करने के लिए सुभाष का सर कलम किया, तो सवाल ये उठता है कि सुभाष ही क्यों, अनिल, पीयूष और धर्मपाल क्यों नहीं? तेरी जिंदगी पर शैतानी रूहों का साया है, और इन शैतानी रूहों से लड़ना इतना आसान नहीं है। तेरे हाथ की लकीरों को बदलने के लिए मुझे एक नया हाथ चाहिए। तुझे किसी आदमी का दायां हाथ काट कर लाना होगा। बाबा, आपका दायां हाथ काट दूं चलेगा? जनाब, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। बेवजह शक कर रहे हैं? चल भाग। अब मेरे पास एक खोपड़ी आई जरूर थी, लेकिन वो खंडित थी, इसलिए मैंने उसे वापस कर दी। अब वो खोपड़ी किस आदमी की थी ये मुझे नहीं पता। अब मैं किसी सुभाष को नहीं जानता ना, मैं इसमें से किसी को नहीं जानता। जनाब, मैं गुनहगार नहीं हूं। रूहानी ताकतों का इस्तेमाल मैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए करता हूं, बस। अब खुद की दूर करने के लिए करना, क्योंकि जेल में तुझ पर बहुत सी परेशानी आने वाली है। बाबा, हमने आपको अच्छी ताजी खोपड़ी लाकर दी, हमारा पैसा नहीं मिला है अभी तक। अब हमारी खोपड़ी खराब हो रही है। आपको पता है हम कब से अंडरग्राउंड है। ए लड़के, आवाज नीचे। ओ बाबा जी, अरे भतीजे को धमकाना मत। हमारा पैसा दे दो, हम चले जाएंगे। पैसा अभी नहीं मिल सकता, नई खोपड़ी ले आओ, दुगना मिल सकता। क्या सोच रहे हो चाचा? उड़ा दो अपने भतीजे की खाली खोपड़ी और परोस दो इस बाबा को। अरे बात तो सुनिए साहब, ये सुनिए बात। अरे लेकिन ये वो हमने क्या आए थे भाई? हमारे हाथ सिर्फ वो चाचा भतीजा ही नहीं, बल्कि बाबा सुल्तानपुरी भी लगा। तीनों एक ही जगह पर एक ही साथ धर लिए गए। बाबा सुल्तानपुरी बहुत उल्टी खोपड़ी है साहब। उसने हमको 2 लाख रुपए ऑफर दिया कटी हुई मुंडी लाने के लिए। साहब, मुझे ललित चौधरी ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। उसे एक इंसानी खोपड़ी चाहिए थी साहब। उसने कहा था काम खत्म होने के बाद पैसे देगा। मुझे बाबा गुलफाम आजाद ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। किसी विधि के लिए उन्हें खोपड़ी चाहिए थी। जब उन्होंने खोपड़ी देखी तो वो नाराज हो गए। क्यों? ये नहीं चलेगी, इसके जबड़े टूटे हुए हैं। बाबा बड़ी मेहनत से मिली है, आप बोले तो गूंद से चिपका दूं। ले जा इसे, ये मेरे किसी काम की नहीं है। पर सुभाष को ही क्यों मारा? सुभाष के अलावा उस वक्त वहां पर 3 लोग और भी थे। सुभाष को ही क्यों टारगेट बनाया गया? साहब, ये चुनाव मिराज बनारसी ने किया है, मर्डर भी उसी ने किया साहब, हमने नहीं किया। एक मिनट, ये मिराज कहाँ से आ गया बीच में? खोपड़ी की डील तो बाबा सुल्तानपुरी से हुई थी ना तुम्हारी? साहब, वो हमें डबल डील मिला था साहब। कैसी डबल डील? देखो, हमको किसी को टपकाने का काम मिला हुआ है, लेकिन काम बहुत फैला हुआ है, हमसे अकेले होगा नहीं। देखो मिराज भाई, हम लोगों ने आज तक कहीं फूल मर्डर नहीं किया है और ना ही करना चाहते हैं। क्यों भतीजे? सही कहा चाचा। पहले पूरी बात तो सुनो।
मारूंगा मैं ही। तुमको सिर्फ साथ देना है। देखो मुझे 1 लाख मिल रहा है, 50 तुमको दूंगा। ए मिराज भाई फेंको मत, हम जानते हैं आप 2 लाख से कम में काम नहीं करते। तो ठीक है, आखिरी ऑफर 80 दूंगा। बोलो साथ दोगे या कोई और बंदा ढूंढूं? लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? मतलब हमको मुनाफा डबल मिलेगा साहब, किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा और मुंडी भी मिल जाएगी, जिसकी हमें वो सुल्तान बाबा 2 लाख रुपए देने वाला था। और बनारसी 80,000 देगा। मुंडी काटनी है? मुंडी का क्या करोगे तुम? दरवाजे में लटकाएंगे। आपको क्या करना है मिराज भाई? पेट में छुरा मारने वाले हो, गर्दन में मार देना। फिर ठीक है, मुंडी तेरे को गिफ्ट किया। साहब वादे के मुताबिक मिराज ने तो 80,000 दे दिए, लेकिन बाबा सुल्तानपुरी से पैसे नहीं मिले। मुझे भी नहीं मिले साहब, ललित चौधरी ने दिए ही नहीं मुझे पैसे। मुझे भी नहीं मिली। बाबा गुलफाम को खोपड़ी में दरार जो दिख गई। मतलब मिराज को सुपारी मिली थी सुभाष को मारने की, ये सही है? हाँ किसने दी थी? ये तो मेरा जाने साहब, हम आम खाते पेड़ नहीं गिरते साहब। सच कह रहे साहब, सच कह रहे साहब। अब ये तो पक्का है कि सुभाष की सुपारी दी गई थी मिराज बनारसी को, लेकिन सुपारी दे कौन सकता है? अनिल, प्रकाश, पीयूष और धर्मपाल, इनके खिलाफ तो कुछ मिला नहीं है। सर, धर्मपाल के कॉल रिकॉर्ड्स में एक फेक आईडी से लिया गया नंबर मिला था ना, हो सकता है वो सुपारी उठाने वाले का, मिराज बनारसी का। पॉसिबल है, उठा लो धर्मपाल को। मैंने कहा था तेरे से कि तेरी याद आने से पहले अगर हमने पता कर लिया तो बहुत दिक्कत होगी तेरे लिए। हमें धर्मपाल से मिराज के बारे में कोई लीड नहीं मिली, तभी हमें हमारी खबरियों से मिराज बनारसी के ठिकाने का पता चला। साहब और मत मारना साहब। चल हो जा शुरू। सुभाष को मारने की सुपारी मुझे धर्मपाल ने दी थी साहब। उस रात को जो वो सब प्लान के मुताबिक हुआ ताकि धर्मपाल पे किसी को शक न जाए साहब, लेकिन ये गड़बड़ हो गई जो हमने सोची भी नहीं थी। बांधो जल्दी बांधो। अरे ये तो सुभाष है यार, उसका बड़ा भाई। क्या करें? तुमको तो खोपड़ी चाहिए, किसकी भी चलेगी। तो अपने भतीजे के काट कर जा। भाई मत। भाई का बदला भाई से लेंगे। मार दो इसे। हम जानते थे कि बड़े भाई सुभाष ने ही पूरी फैमिली को जोड़कर संभाल कर रखा हुआ है। हमें लगा कि अगर सुभाष ही मर जाएगा तो उसका पूरे परिवार ही बिखर जाएगा और यही सजा होगी उसके किए की। किसकी बात कर रहा है? प्रकाश की, अनिल की? प्रकाश की। एक वक्त था साहब जब प्रकाश हमारे लिए काम किया करता था, हम उस पर पूरा भरोसा करते थे। घर से कुछ भी लाना ले जाना हो तो उसको ही भेजा करते थे, लेकिन उसी ने हमारे घर पर डाका डाल दिया। लीजिए भाभी, हो गया आपका टीवी ठीक। कल ही तो ठीक किया था, बार बार बिगड़ क्यों जाता है? नहीं समझे? देखो हमारी आंखों में सुंदर नहीं है क्या हम? अच्छा, हमें ये बात पता चली तो हमने उसे काम से ही निकाल दिया और हमारी जिंदगी दुश्वार हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? मालकिन होकर हमारे मुलाजिम के साथ। अब तुमसे तो कुछ होता नहीं है। मीनाक्षी, खबरदार ऐसी हरकत की तो हाथ तोड़ देंगे। प्रकाश इस घर में आता है, आता था और आता रहेगा, समझे? मीनाक्षी तो बेशरम, लेकिन प्रकाश को तो समझना चाहिए था। वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, मेरा और उसका दोनों का घर उजाड़ रहा था वो। अब हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी हमारे घर पर आता रहा। तो हमने तय कर लिया कि प्रकाश को हमारी बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने मिराज बनारसी को उसको सुपारी दी और प्रकाश की किस्मत, उस रात उसकी जगह उसका भाई सुभाष आ गया। लेकिन अच्छा ही हुआ साहब, प्रकाश मर जाता तो छुटकारा मिल जाता उससे। वो पूरी जिंदगी मेरी तरह तड़पेगा, अपनी गलती पर रोएगा। यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था साहब।
धर्मपाल जुडिशियल कस्टडी में है। धर्मपाल की पत्नी मीनाक्षी ने कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दिया है और दिल्ली से पकड़े गए बाबा गुलफाम आजाद ने इंटरोगेशन में ये कन्फेस किया कि वो देश के 5 राज्यों में ऑर्गन सप्लाई का रैकेट भी चला रहा था। धर्मपाल के अंदर एक लावा उबल रहा था। उसकी पत्नी की बेवफाई और ताने उसकी मर्दानगी को चोट पहुंचा रहे थे और आखिर एक दिन ये लावा फटा जिसमें एक निर्दोष अपनी जान गंवा बैठा। सुभाष को इस बात का आभास बहुत पहले ही हो गया था कि उसका भाई आग से खेल रहा है। उसने होने वाले जुर्म की दस्तक महसूस की थी और सबको चेताया भी था, पर अफसोस इत्तेफाक के रचे इस खेल ने सुभाष को इस जुर्म का शिकार बना दिया। इस केस में एक और पहलू सामने आया जो हमारे समाज का बहुत बड़ा दुश्मन है। झाड़ फूंक, मैली विद्या, जादू टोने, अंधश्रद्धा, अक्सर ये टोटके डर के साए में पनपते हैं और ढोंगी पाखंडी बाबा इसकी आड़ में फेंका कारोबार करते हैं। किसी दूसरे इंसान की बलि देने से आपकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये बात सुनने में ही कितनी वाहियात और घिनौनी लगती है, लेकिन दुखद सच्चाई यही है कि लोग न सिर्फ इस पर विश्वास करते हैं बल्कि अमल भी करते हैं। हमारा इस केस को दिखाने का मकसद है देश में चल रही ऐसी अमानवीय रीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। दूसरे लोगों की गलतियों से, उनके अनुभवों से सीखना ही समझदारी है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं,